उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज केदार घाटी का दौरा किया है और उसके बाद सबसे बड़ा ऐलान किया है। सीएम धामी ने ऐलान किया है कि कल से केदारनाथ यात्रा शुरू हो जाएगी। कल से केदारनाथ की हवाई यात्रा होगी और राज्य सरकार इसके टिकट में बड़ी सब्सिडी भी देगी। यही नहीं, अगले एक हफ्ते में पैदल यात्रा शुरू करने की भी बात कही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदार घाटी का दौरा किया। सीएम धामी ने सबसे पहले आपदा के नुकसान का हवाई सर्वे किया है और केदार घाटी के हालात को भी देखा। उसके बाद सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की और केदार घाटी में आई आपदा से नुकसान की पूरी जानकारी सीएम अधिकारियों से लेते नजर आए। वहीं सीएम धामी ने आपदा में तबाह हुए पैदल रास्तों को फौरन ठीक करने के आदेश अधिकारियों को दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि एक हफ्ते में केदारनाथ की पैदल यात्रा सुचारू कर दी जाएगी। वहीं सीएम ने ये भी कहा है कि केदारनाथ के लिए हेली सेवा कल से शुरू हो रही है। हेली सेवा के टिकट में 25% की छूट दी जाएगी। राज्य सरकार ये 25% खर्च वहन करेगी। केदारनाथ यात्रियों के लिए बड़ी खबर है कि कल से यात्रा फिर से शुरू होने जा रही है। और अब हमारा पूरा ध्यान फिर से जो हमारा जनजीवन प्रभावित हो गया है, सड़क मार्ग पूरी तरह से भूस्खलन के चपेट में आ गया है, फिर से चले वैकल्पिक मार्ग पर भी हम पूरी तरह से विचार कर रहे हैं कि वैकल्पिक मार्ग बनाया जाए, कुछ नए हेलीपैड बनाए जाए। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं, आदरणीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस मुश्किल समय में, आपदा के समय में हमारा पूरा साथ दिया। जो भी हेली सेवा से दर्शन करने वाले तीर्थयात्री होंगे, श्रद्धालु होंगे, उनको 25% हेली टिकटों में भी जो है हम छूट देंगे। उसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार की तरफ से की जाएगी। केदार घाटी में आई आपदा में 6 लोगों की मिसिंग की सूचना प्रशासन को मिली है। केदार घाटी का दौरा कर लौटे रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि मिसिंग चल रहे 6 लोगों में से 4 एक परिवार के हैं और 2 लोग एक परिवार के। सबके फोन पर घंटी जा रही है लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा। पुलिस सर्विलांस के जरिए मामले की जांच कर रही है। मंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री के निर्देश पर केदार घाटी में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी रहेगा। अभी तक जो हमारे पास आज सूचना है कि 2 परिवार, जिसमें एक में 4 और एक में 2 लोग मिसिंग हैं। उनके फोन बज रहे हैं लेकिन लोकेशन ट्रेस नहीं हुई है। तो आज एसएसपी और डीएम को बोला गया है कि इनकी लोकेशन ट्रेस करा ली जाए और सर्च एंड ऑपरेशन जारी रखा। और केदार घाटी में आपदा से तबाह हुए पैदल रास्तों को ठीक करने का कार्य चल रहा है। गौरीकुंड, सोनप्रयाग में पैदल रास्तों को ठीक किया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर पीडब्ल्यूडी की टीम रास्तों को ठीक कर रही है। वहीं पर रामबाड़ा के पास सेना ने पुल भी तैयार किया जिससे आवाजाही हो रही है। नंबर 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी की टीम कैसे कार्य कर रही है। पैदल रास्तों पर अस्थायी पुल का भी निरीक्षण चल रहा है। उत्तराखंड के सभी लोकसभा सांसदों ने आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है और मुलाकात के दौरान राज्य में भूस्खलन, बाढ़ जैसे हालात और उत्तराखंड की सड़कों की खराब हालत पर चर्चा की गई है। सभी सांसदों ने केंद्रीय मंत्री से सड़कों को जल्द से जल्द ठीक करवाने की मांग की, जिस पर मंत्री गडकरी ने मौसम ठीक होते ही जल्द काम करने का आश्वासन दिया है। मीटिंग में अनिल बलूनी, अजय भट्ट, त्रिवेंद्र रावत और माला राज्य लक्ष्मी के साथ परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा भी मौजूद रहे। और हम 5 लोगों ने मंत्री जी से मुलाकात की और उनको अवगत कराया कि किस प्रकार से उत्तराखंड में जो यात्रा मार्ग है वो कई जगह पर बाधित हो गया है। बहुत बड़ी मात्रा में श्रद्धालु जाना चाहते हैं, अपने दर्शन के लिए भी जाना चाहते हैं, वह भी रुके हुए। और आप सब लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ की आर्थिकी और पूरी यात्रा से जुड़ी है। बहुत जो हमारे होटल व्यवसायी हैं, जो ट्रांसपोर्ट के व्यवसायी हैं, उनको भी नुकसान हो रहा है। तो हमने आग्रह किया कि इस मार्ग को जल्दी से ठीक किया जाए। माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि जैसी मौसम साथ देता है हम जल्दी से जल्दी इस मार्गों को ठीक करेंगे। इसके साथ ही सभी सांसदों ने जहां उत्तराखंड में लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ रही हैं और मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं, उसके भी कुछ स्थायी हल के बारे में बात हुई है।
और पिथौरागढ़ में थल मुनस्यारी रोड बीते दिनों बमुश्किल 14 दिन बाद खुल पाई थी, लेकिन अब इस रोड में बानी के पास पहाड़ी से लगातार बोल्डर्स गिर रहे हैं। ऊंची पहाड़ी से बोल्डर्स के गिरने से रोड बंद हो गई है, जिससे यात्री भी काफी परेशान है। ये रोड मुनस्यारी की लाइफलाइन है, लेकिन बानी के पास जहां लगातार लैंडस्लाइड हो रही है, वहीं पहाड़ी से पत्थरों का गिरना भी जारी है। और बागेश्वर के कपकोट के लिए बारिश का हर सीजन मुसीबत लेकर आता है। यहां पर हर साल बारिश से करोड़ों का नुकसान होता है और साथ ही यहां रहने वालों की जिंदगी की डगर और कठिन हो जाती है। बागेश्वर के कपकोट में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। मौसम की मार से रास्ते तबाह हो गए हैं और बरसाती नाले भी उफान पर हैं, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। गांव के लोग जरूरी सामान को पीठ पर लादकर कई किलोमीटर ले जाने के लिए मजबूर हैं। बोलबल्ला में जो आवश्यक खान पान की चीजें हैं वो बदियाकोट से बोलबल्ला महिलाओं द्वारा पीठ में ले जाया जा रहा है, जो कि रास्ता पूरा मतलब रिस्क भरा है। वहाँ पे ना घोड़े जाने का रास्ता है, ना आदमी जाने का रास्ता है, फिर भी महिलाएं कष्ट करके ले जा रहे हैं। कपकोट में कई जगह बारिश से सड़कें भी बर्बाद हो गई हैं और भूस्खलन का डर भी बना हुआ है। वहीं मिखला खलपट्टा गांव के बच्चे सड़कें और रास्ता टूटने से स्कूल तक नहीं जा पा रहे। डीएम का कहना है कि बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लास चलाई जाएंगी। तारीख जुलाई से जो है स्कूल में कोई आने जाने का रास्ता दूसरा है भी नहीं, पैदल मार्ग भी वही था और जहाँ से गाड़ी की रूट कटी है और बच्चे बहुत परेशान है और गार्जियन भी परेशान है। लगातार संपर्क में है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये नहीं कहेंगे कि रोड बच्चे लांग कर आए, ऊपर से लगातार पत्थर गिर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगर हम उनको उनका जो गैप है, जो उनका एजुकेशनल लॉस हुआ है, उसको बाद में कोप अप कर लें। जो उनकी पढ़ाई छूटी है वो मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देशित देकर, जो भी हमारा बाद का टाइम रहेगा, उनको एक्स्ट्रा क्लास देकर या एक्स्ट्रा टीचर को भेजकर उनको सुनिए। पहाड़ में हर साल बारिश में आपदा आती है। हर बार की तरह इस बार भी लोग दरकते पहाड़, उफनती नदियों और वॉश आउट होती सड़कों के आगे बेबस और लाचार हैं। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। टिहरी के आपदा प्रभावित बूढ़ा केदार क्षेत्र में कई जगहों पर रोड टूटने के बाद कई गांवों का संपर्क कट गया है, जिससे प्रभावित ग्रामीणों के सामने खाद्यान्न से लेकर स्वास्थ्य संबंधित परेशानी खड़ी हो गई है। प्रशासन द्वारा जहां जंगल के रास्ते खाद्यान्न सामग्री पहुंचाई गई, वहीं अब हेल्थ टीम भी पहुंच गई है, जिससे डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ शामिल हैं। अब प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच गई हैं और ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। बीमार बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती महिलाओं को जरूरी दवाइयां दी गई और अन्य लोगों का भी हेल्थ चेकअप किया जा रहा है। रोड ठीक होने के बाद ग्रामीणों को राहत कैंप तक पहुंचाया जाएगा। कहीं कहीं से संपर्क बिल्कुल कट चुका है, लेकिन पहाड़ों से होकर हमारी टीम गई है और समस्त ग्रामों में सर्वे किया है और जो भी लोग आपदा से ग्रस्त थे, उनको कोई दिक्कत थी, उनको दवाइयाँ उपलब्ध करा दी गई हैं। उत्तराखंड से मानसून से हर साल भारी तबाही की तस्वीरें सामने आती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है सड़कों को। मानसून आने के बाद से अब तक 37 दिनों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को करीब 200 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है और अभी लंबा वक्त बाकी है। उत्तराखंड में करीब करीब हर जिले में आपदा आती है और आपदा के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान सड़कों को होता है। पुल ध्वस्त होने से तो हालात और खराब होते हैं। इस सीजन में अब तक 28 मोटर और पैदल पुल ध्वस्त हो चुके हैं और पुलों में करीब 12 करोड़ का नुकसान हो चुका है। रानीखेत रामनगर सड़क पर मोहान में मोटर पुल ध्वस्त। घनसाली तिलवाड़ा सड़क पर बना मोटर पुल ढहा। घनसाली तोली सड़क पर बना मोटर पुल बर्बाद। चंपावत और मिधमेश्वर घाटी में बना पैदल पुल बह गया। केदारनाथ पैदल ट्रैक पर ध्वस्त हुए 2 पुल। क्योंकि पहाड़ में भूस्खलन की और अतिवृष्टि के कारण से अत्यधिक सड़कों के बहने की, पुलों के क्षतिग्रस्त होने की ज्यादा से ज्यादा जो है ये ऐसे मामले सामने आते हैं। इसलिए वहाँ हमने विशेष रूप से फोकस करने के लिए कहा था और अब चूंकि केदारनाथ मार्ग अनेक स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुआ है, उसमें हम भारत सरकार का भी सहयोग ले रहे हैं। जो
टोटल 28 पुलों में छोटी बड़ी सब मिला के क्षतियाँ हुई हैं और जिसमें से लगभग 6 ब्रिज ऐसे थे जो पूरी तरह वॉश आउट हैं, पैदल और मोटर सब मिला के, जिसमें से 2 मोटर ब्रिज तो हमने रिस्टोर भी कर दिए हैं। सिर्फ पुलों को ही नहीं बल्कि 2500 से ज्यादा सड़कों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। रोड नेटवर्क को अब तक बारिश की वजह से 195 करोड़ का नुकसान हो चुका है। मानसून का अभी 1 महीना और बचा हुआ है। ध्वस्त हो चुकी सड़क और पुलों को रिस्टोर करना सरकार के लिए चुनौती बना है। यही कारण है कि भारी नुकसान की भरपाई के लिए खुद मुख्यमंत्री धामी को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री से मदद मांगनी पड़ी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में आज रात तेज बारिश का एक बार फिर से अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने बागेश्वर, चमोली के साथ नैनीताल, पौड़ी और देहरादून के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करने के साथ तेज बारिश की चेतावनी जारी की है, जबकि बाकी जिलों में भी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन भी चौकन्ना हो गया है। कई पहाड़ी जिलों में सुबह से बारिश हो रही है। और अब खबर उत्तराखंड के अधिकारियों की अंधेर गर्दी की। उत्तराखंड विकास निगम के अधिकारियों के करीब, माफ कीजिएगा, उत्तराखंड वन विकास निगम के अधिकारियों ने करीब 100 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स भर दिया, वो भी एक ऐसी रकम के लिए जो आज तक उत्तराखंड को मिली ही नहीं। दरअसल राज्य बंटवारे के बाद उत्तराखंड वन विकास नगर को यूपी से 100 करोड़ रुपए मिलने थे, जिस पर ब्याज बढ़ता गया और ये रकम 560 करोड़ से ज्यादा हो गई। अब यूपी को 560 करोड़ देने हैं, जो आज तक मिले तो नहीं है, लेकिन इसी रकम पर उत्तराखंड के अफसरों ने 100 करोड़ का टैक्स भर दिया है। असल में इनकम टैक्स विभाग ने इन 560 करोड़ के बारे में यूपी सरकार से पूछताछ की, तो यूपी की तरफ से कहा गया कि ये रकम उत्तराखंड की है और उत्तराखंड से इस बारे में पूछा गया और इनकम टैक्स विभाग ने इसके बाद उत्तराखंड वन विकास निगम से इस पर जानकारी और टैक्स की मांग की। हैरानी और अंधेर गर्दी की हद आप देखिए। उत्तराखंड के अधिकारियों ने ये तक नहीं बताया कि ये रकम तो उत्तराखंड को मिली ही नहीं। ट्रिब्यूनल ने अपना पक्ष तक नहीं बताया और तुरंत ही 100 करोड़ का टैक्स भर दिया। अब वित्त मंत्री के सामने ये मामला आया तो इसका पर्दाफाश हुआ है। सवाल ये है कि 1 अरब रुपए का जो टैक्स भरा गया उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी और ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी। हैरानी की बात तो ये भी है कि अधिकारी अब तक भी यूपी से ये धनराशि नहीं ले पाए हैं। हमारे पैसे के अगेंस्ट जो ब्याज मिला उसका इनकम टैक्स काट लिया गया। हमारी जो एक तरह से वो राशि देय बन गई, यानी कि हमें वो मिलनी ही है। यही बात मैंने कही है कि यदि हमने इनकम टैक्स भर दिया तो मतलब वो राशि हमारी हो गई। अब उस राशि को भी हम नहीं ले पा रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से हमारे यहाँ अधिकारियों को थोड़ा मैंने बोला है कि भाई ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि उत्तराखंड के लिए कोई भी राशि बहुत बड़ी है। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हो रही है, लेकिन इस बीच पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान आया है। हरीश रावत के मुताबिक उत्तराखंड की राजनीति में सौदागर बहुत हैं और ऐसे सौदागरों से कांग्रेस और बीजेपी को बचने की जरूरत है। ऐसे में मंत्रिमंडल में कुछ पद खाली रखने का मुख्यमंत्री धामी का फॉर्मूला किसी भी मुख्यमंत्री के लिए सही है। उत्तराखंड में बीजेपी के कई विधायक मंत्रिमंडल में ताजपोशी की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो कांग्रेस में कुछ नेता केदारनाथ से विधायक का टिकट चाहते हैं। दोनों बातों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान आया है। हरीश रावत के मुताबिक चाहे खाली पड़े मंत्री पद हो या केदारनाथ के लिए टिकट, बीजेपी और कांग्रेस को सौदागरों से बचना चाहिए, जो अपने फायदे के लिए कुछ भी गलत नहीं मानती। कांग्रेस विपक्ष में है, लेकिन हरीश रावत ने जो बयान बीजेपी के लिए दिया वो मंत्री पद की उम्मीद में बैठे विधायकों को चुभ जरूर सकती है। हरीश रावत के मुताबिक उत्तराखंड में राजनीतिक स्थिरता के लिए जरूरी है कि मंत्री पद खाली रखे जाएं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का फॉर्मूला सही है, क्योंकि राज्य के लिए जरूरी है कि सरकार स्थिर रहे। जो राजनीति के लिए जितना संसाधनों की आवश्यकता है उन्हीं के अंदर काम करने की मनोवृत्ति रखने वाले लोगों को आगे नहीं लाएंगे
तब तक यहाँ कई तरीके की दिक्कतें आएंगी। या तो मुख्यमंत्री श्री धामी जी की तरीके से चतुराई से काम करेगा कि मंत्रिमंडल के 1/3 पदों को खाली रखेगा, तब राजनीतिक स्थिरता रह पाएगी, और नहीं तो यहाँ राजनीतिक स्थिरता नहीं रहेगी, पदों के लिए होड़ लगी रहेगी। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार की बात कही थी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान के मायने क्या है, ये समझना आसान नहीं है। हालांकि बीजेपी विधायकों का कहना है कि हरीश रावत अपने घर देखें, बीजेपी अपना काम खुद कर लेगी। विधायकों के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सब विभागों का काम हो रहा है और जब सही वक्त आएगा विस्तार भी होगा। किंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूती से चल रही है पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, और अपने कुनबे को देखें, भारतीय जनता पार्टी को अपने ही हालात में जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है उसको रहने दीजिएगा। यही कहना है कि विकास के कार्यों में और जहाँ जो जिस विभाग या मंत्रालय जो भी है उसमें सरकार लगातार काम कर रही है और सही समय पे बहुत जल्द बहुत सही समय पे पार्टी इसमें निर्णय लेकर के मंत्रिमंडल का विस्तार आदरणीय मुख्यमंत्री जी अवश्य करेंगे। बीजेपी में मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार है, पर सरकार चलाने के लिए मंत्री पद खाली रखे जाने का फॉर्मूला कांग्रेस नेता हरीश रावत सही मानते हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस में कुछ नेताओं को सौदागर बताकर हरीश रावत ने उन विधायकों की चिंता जरूर बढ़ा दी है जो शपथ ग्रहण का इंतजार कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की और इस दौरान सुबोध उनियाल ने अमित शाह को उनके दूसरे कार्यकाल के लिए बधाई दी, भविष्य की योजनाओं के लिए शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उत्तराखंड के हित से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा भी की। कांग्रेस के कुछ नेता अभी बद्रीनाथ और मंगलौर चुनाव जीत से फूले नहीं समा रहे हैं, लेकिन इस सबके बीच कांग्रेस के एक बड़े नेता ने ऐसी बात कह दी है जिससे इन नेताओं के चेहरे फीके पड़ सकते हैं। आखिर क्या है ये बात, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस का जोश बद्रीनाथ और मंगलौर का उपचुनाव जीतकर हाई है, लेकिन इसी जोश के बीच कांग्रेस के भीतर से संगठन को बैलेंस करने की मांग उठने लगी है। निकाय और केदारनाथ उपचुनाव से पहले तराई से कांग्रेस के कद्दावर नेता तिलक राज बेहड़ ने गढ़वाल और कुमाऊं का बैलेंस बनाने की नसीहत दी है। हमें 27 के चुनाव से पहले बहुत जल्दी बैलेंस बनाना चाहिए, कुमाऊं गढ़वाल का और तराई का। हमारे यहाँ तो तराई का कोई बैलेंस है उधम सिंह नगर और हरिद्वार के अंदर, और ना ही हमने कुमाऊं और गढ़वाल का बैलेंस बनाया। ये आज नहीं तो कल को पार्टी को बनाना पड़ेगा। मैंने पूनिया जी आए थे, उनसे भी साफ स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर आपने अनदेखी की तो आने वाले समय में फिर आपको हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भी उतनी सीटें नहीं मिलेंगी। दरअसल कांग्रेस संगठन में प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी कुमाऊं से आते हैं। 41 विधानसभा और 3 लोकसभा सीट वाले गढ़वाल से कांग्रेस का नेतृत्व शून्य है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी पार्टी गढ़वाल में बेहद कमजोर दिखी है। ऐसे में कांग्रेस के पदाधिकारी भी मान रहे हैं कि दोनों मंडलों के बीच राजनीतिक संतुलन बनाने की जरूरत है। निश्चित तौर पे जब संगठन की हम बात करते हैं तो डेलीगेशन ऑफ वर्क, बैलेंसिंग सब बराबर प्रोपोर्शनेट होना चाहिए कि 41 सीटें हमारी गढ़वाल में हैं और 29 सीटें हमारी कुमाऊं में है, तो प्रोपोर्शन के हिसाब से सब चीजें सिस्टम में बैठाई जानी चाहिए और ताकि कांग्रेस आगामी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर सके। जाहिर है साल 2022 में कुमाऊं की 20 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 10 सीटें जीती थी, जबकि गढ़वाल की 41 सीटों पर यह आंकड़ा 9 पर आकर सिमट गया था। लेकिन मंगलौर और बद्रीनाथ जीत के बाद कांग्रेस नेता काफी जोश में है और ऐसी ही जीत को 2027 में भी देखना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें संगठन में क्षेत्रीय संतुलन जरूर दिखता है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।
रुड़की में एआरटीओ दफ्तर पर किसानों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान एआरटीओ कर्मचारियों और किसानों के बीच जमकर हंगामा और नोकझोंक हुई है। कुछ कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की भी की गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया। किसानों ने एआरटीओ दफ्तर में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। जो मेन था वो चौहान साहब के खिलाफ था। मैडम के एलआईयू वालों ने कहा कि चौहान साहब से हमारी संपर्क हो गया है। ये एलआईयू वालों ने हमें रिपोर्ट दी थी कि चौहान साहब आज मिलेंगे, लेकिन आज वो हमें फेस नहीं कर पाए सामने से। प्रदर्शन था वो शांतिपूर्वक नहीं था। उनके द्वारा हमारे अधिकारी के साथ थोड़ा मिसबिहेव भी किया गया और हमने इसके खिलाफ उनको बोला भी है। जो कुछ भी घटनाक्रम घटित हुआ है उसके बारे में जांच कराई जाएगी और अगर कोई तहरीर किसी पक्ष के द्वारा दी जाती है तो उसकी जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई सभी संबंधित के विरुद्ध अमल में लाई जाएगी। कांवड़ मेले के चलते उत्तराखंड रोडवेज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कांवड़ के दिनों में बसें बंद होने से रोडवेज को 50 लाख का घाटा हुआ है। दरअसल कांवड़ मेले के दौरान हरिद्वार रोडवेज बस स्टैंड को बंद कर दिया गया था और शहर के बाहर 3 अस्थायी बस अड्डे बनाए गए थे। बावजूद इसके कांवड़ियों के भीड़ की वजह से बसें नहीं चल पाई। और उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में राज्य पुष्प ब्रह्म कमल अपनी महक बिखेर रहा है और ब्रह्म कमल गंगोत्री घाटी के उच्च हिमालय क्षेत्र की दुर्गम जगहों पर खिलता है। अगस्त के महीने में उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों से उच्च हिमालय क्षेत्रों के गांवों में बड़े स्तर पर धार्मिक मेलों का आयोजन होता है। इन्हीं धार्मिक मेलों में स्थानीय ग्रामीण ब्रह्म कमल को बड़ी मात्रा में लाते हैं और अपने आराध्य को अर्पित करते हैं। देहरादून की श्री गुरु राम राय यूनिवर्सिटी में मंगलवार को नए स्टूडेंट्स का वेलकम हुआ है। इस प्रोग्राम को दीक्षारंभ नाम दिया गया है। नए सेशन में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार मौजूद रहे। वहीं यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट महंत देवेंद्र दास की तरफ से नए एडमिशन वाले स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं दी गई। तो देहरादून की श्री गुरुराम राय यूनिवर्सिटी में मंगलवार को नए स्टूडेंट्स का वेलकम हुआ है और इस प्रोग्राम को दीक्षारंभ नाम दिया गया है। नए सेशन में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार मौजूद रहे। यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट महंत देवेंद्र दास की तरफ से नए एडमिशन वाले स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं दी गई। नैनीताल के कोटा बाग में स्थित राजीव नवोदय आवासीय स्कूल में अव्यवस्थाओं से बुरा हाल है। हालात इतने खराब हैं कि एक साथ 150 स्टूडेंट्स ने कॉलेज छोड़ दिया है। देखिए। करीब 350 छात्रों वाला राजीव नवोदय विद्यालय इन दिनों खासा चर्चा में बना हुआ है। दरअसल एक साथ करीब 150 छात्र छात्राओं ने अचानक से कॉलेज छोड़ दिया है और सभी स्टूडेंट्स अपने घरों को चले गए हैं, जिसके बाद से कॉलेज प्रबंधन परेशान है। बताया जा रहा है कि लड़कियों के हॉस्टल में महिला वार्डन नहीं है, जिसकी छात्राएं काफी दिनों से मांग कर रही थीं। महिला वार्डन नहीं होने से छात्राएं परेशान थीं, जिसकी वजह से कॉलेज छोड़कर चली गई हैं। देखिए, विद्यालय को छोड़ के जाने के लिए पीटीसी ने हमसे कहा था कि भाई 4 अगस्त तक कोई अगर महिला शिक्षक छात्रावास में नहीं सोएगी तो हम बच्चों को ले जा लेंगे, ये पीटीसी ने कहा था। लेकिन जब 4 अगस्त को वो लोग आए तो 3 अगस्त से वहाँ पे महिला शिक्षक सो रही थी, रात को रुक रही थी, बच्चों की देखभाल कर रही थी। लेकिन उसके बाद भी पीटीसी ने ये कहा कि हम अपने बच्चों को ले जाते हैं क्योंकि मैट्रन नहीं आई है। वहीं इस कॉलेज से बड़ी यहाँ की समस्याएं हैं। कॉलेज में कोई भी रेगुलर प्रिंसिपल नहीं है। छात्रों को खुद ही अपने कपड़े धोने पड़ते हैं, तो यहाँ के टॉयलेट की सफाई का जिम्मा भी खुद छात्रों के ऊपर ही है। प्रधानाचार्य का होना बहुत अनिवार्य है। आधी से ज्यादा समस्याएं तो इसी वजह से हो रही हैं। ना वहाँ पर मैट्रन है, 2 पद हैं मैट्रनों के, लेकिन वहाँ पर वो भरे नहीं गए हैं अभी तक। सफाई का है मेन, और महिला हॉस्टल में कोई महिला सफाई कर्मचारी नहीं है, बच्चों को ही सफाई करनी पड़ती है। क्लास 6 में 9-10 साल का बच्चा अपने कपड़े तो खुद धो नहीं सकता। बोलता है कि हमें टॉयलेट्स खुद साफ करने पड़ते हैं, अपने हफ्ते में 2-3 बार। ग्राउंड की सफाई खुद करते हैं। अपने सुनहरे भविष्य को तराशने की आस के लिए बच्चे इस विद्यालय में प्रवेश लेते रहे हैं,
लेकिन कॉलेज प्रशासन की अनदेखी और लापरवाही से इन बच्चों का भविष्य अब अंधकार में है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट।